अगर आप दिल्ली के किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं और मिड टर्म के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं मिड टर्म एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर और उसके आंसर। तो वीडियो को देखना ना भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दिए गए मिड टर्म एग्जाम के जो है सैम्पल पेपर को, यानी कि 2026-27 के लिए बिल्कुल नया है। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए अब विषय विज्ञान यानी कि साइंस के करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो पेपर ये 60 नंबर का होगा बच्चों, और जो इसकी टाइमिंग होगी वो 2.5 घंटे की होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो पेपर आपका है ना ये 5 पार्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, और सारे अंक जो है इसके सामने दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो है पहला पार्ट में आपको क्या है 1 से लेकर 12 तक बहुविकल्पित प्रश्न होंगे, और दूसरे पार्ट में यहाँ पर 2 से 5 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो 2 नंबर वाले। तीसरे पार्ट में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो 3 नंबर के होंगे। चौथे पार्ट में आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो 5 नंबर वाले होंगे। ठीक है, और जो पांचवें पार्ट में ये आपके पैराग्राफ पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और वो देखते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को सीधे देखते हैं बच्चों। वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरा देखिएगा, जिससे देखिए सारे क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्योंकि आपके पेपर में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सेम पेपर नहीं रहेगा बच्चों, लेकिन पेपर ऐसा ही आएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में पहले से 12 तक हम देखते हैं। सही विकल्प को आपको चयन करना है। तो सही विकल्प में हम देखते हैं क्या क्या करना है यहाँ पर है। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रिया ने अपने स्कूल के बगीचे में एक कौवा, एक गिलहरी और एक तितली देखी। इनमें से कौन सी विशेषता उसे इन सभी को जीवित प्राणियों के रूप में पहचानने में मदद करती है? यानी उसे कैसे पता चला कि ये सभी क्या है, जीवित प्राणी है। तो आपको इसमें से सबसे जो उचित विकल्प आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कि वे स्वयं चल सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवास मेढक का है? यानी कि मेढक का आवास आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि मेढक कहाँ पर आता है, जानते हैं ना? हाँ, तो मेढक तालाब में रहता है। तो आपका है दूसरे का भी बी सही हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि सदाबहार के पौधे में, ठीक है, सदाबहार के पौधे में, तीसरा कि सदाबहार के पौधे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तीसरा का यहाँ पर ए हो जाएगा बच्चों। चलिए, और 4 देखते हैं। यहाँ पर 4 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ नाश्ता है? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे स्वस्थ नाश्ता क्या होगा, फलों का स्वाद। ठीक है, चौथे का यहाँ पर हो जाएगा सी। चलिए, 5वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होता है? तो आप सभी जानते हैं कि चुंबक द्वारा कौन सा पदार्थ आकर्षित होता है, लोहे की कील, इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, तो 5वें का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 6 में क्या कहा जा रहा है कि जब स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक स्थिर अवस्था में आता है तो वह किस दिशा में इंगित करता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो लटका हुआ जो चुंबक होता है वो हमेशा क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्या है, इंगित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है कि राहुल अपनी नोटबुक की लंबाई एकदम सही रूप में मापना चाहता है, इसके लिए उसे कौन सा उपकरण इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए, नापने के लिए आपको क्या है, स्केल सबसे सर्वोत्तम होगा। ठीक है, नोटबुक मापने, तो यहाँ पर जो है आपका 7वें का बी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पानी में नहीं घुलता है? तो चीनी है, नमक है, चाक पाउडर है, ग्लूकोज है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन 8वें का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 कि कोई सामग्री जब उसके आयतन समान हो, भारी है या हल्की है, इसका पता जिस गुण से माप कर किया जाता है वह क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी, 9th का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का आंसर आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री जल को अवशोषित कर सकती है? तो ये क्या है, कपास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप 10 क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन सी। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा
प्राकृतिक संसाधन है नवीकरणीय, तो यहाँ का भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 10वां और 11वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन को देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसान मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से खेतों में क्या खाद डालते हैं, क्यों डालते हैं? जैसे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन के 12 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर दूसरे पार्ट को करने वाले खंड ख यहाँ पर है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में कि ए अथवा बी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, आपको क्या है, या तो ये इन दोनों में से क्या है, किसी एक का उत्तर देना। तो यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन के उत्तर देते हैं। चलिए ए को देखते हैं कि एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसका तना क्या है, कोमल और पतला हो और कठोर और पतला हो। ठीक है, ये दूसरा, यानी दोनों क्वेश्चन को चलिए हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 को हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे पौधे का नाम आपको बताना था जिसका तना क्या है, कोमल और पतला हो। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, चाहे पालक है या पुदीना या कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा था कि कठोर और पतला हो, तो ये कौन सा हो सकता है, बांस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके ए के है, दो क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गए। अब बी वाला जो क्वेश्चन था अथवा वाला, इसको भी आप देखेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि आरोही लता और विसर्पी लता में एक अंतर लिखिए। तो आरोही लता क्या होती है, जिसको क्या है सहारे के साथ ऊपर चढ़ती है, यानी ये सहारा के साथ क्या है ऊपर चढ़ती है, जैसे मटर हो गया, अंगूर हो गया। विसर्पी लता क्या होता है कि भूमि पर जो फैलकर बढ़ती है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कद्दू है, तरबूज है, ठीक है, खरबूज है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन भी दे रखा है कि हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी क्यों पीना चाहिए, कोई 2 बिंदु लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पानी शरीर में जल की कमी होने से बचाता है। पानी पाचन, पोषक तत्वों के परिवहन और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो इस तरीके से देखो हमने तीसरे क्वेश्चन को भी कर लिया बच्चों। और क्वेश्चन 4 को करते हैं। ठीक है, 4 भी देखा कि ए और बी में से किसी एक प्रश्न को करना है, यानी ए और बी में से किसी एक को करना है, और यहाँ पर हम ए और बी दोनों क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए तो 4 का ए में आप देखते हैं कि चुंबक क्या होता है, चुंबक के 2 ध्रुवों के नाम बताइए। तो उत्तर है कि चुंबक वह वस्तु है जो लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसी चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और चुंबक के जो 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अब हम इसमें क्या है 4 में जो अथवा वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ये बी है, आप इसको देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से आपको कुछ नहीं होगा बच्चों, और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आपको हमारी वीडियो जो पसंद आ रही है। और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, चलिए बी के देखते हैं कि दैनिक जीवन में चुंबकों के अनेक उपयोग हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला कि कंपास में दिशा ज्ञात करने के लिए होता है, दूसरा कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के दरवाजे को बंद रखने के लिए। आप इसके अलावा भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 5 क्या है कि चुंबकीय और गैर चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। प्रत्येक को एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखते हैं कि चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं गैर चुंबकीय पदार्थ, यानी कि वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं गैर चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ियाँ हो गया। ठीक है, आप लकड़ी में जब चुंबक लगाएंगे तो वो चिपकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या है तीसरे क्वेश्चन, चौथा, ये 5वां को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। ठीक है, खंड ग में। ठीक है, 6 से शुरू हो रहा। तो यहाँ पर भी ए और बी में से किसी एक प्रश्न को करना है, यानी या तो आप ये ए कर लीजिए या तो बी कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है। लेकिन यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए 6 ए में देखिए क्या कहा जा रहा है कि कक्षा में आयोजित एक गतिविधि के दौरान छात्रों ने घर के बने भोजन और पैकेटबंद भोजन की तुलना की। इनमें से कौन सा सामान्यतः अधिक स्वास्थ्यवर्धक है और क्यों। चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर को हम करते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं बच्चों। ठीक है, 6 में ए में क्या कहा जा रहा है कि क्लास में आयोजित एक गतिविधि के दौरान छात्रों ने घर के बने भोजन और पैकेटबंद भोजन की तुलना की। इनमें से कौन सा सामान्यतः जो अधिक स्वास्थ्यवर्धक है और क्यों है। चलिए इसके आंसर देखते हैं। तो पहले घर का बना भोजन,
घर का बना भोजन सामान्यतः जो है अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्योंकि यह ताज़ा होता है, स्वच्छ और संतुलित होता है। इसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसमें पैकेट बंद भोजन की तुलना में कम तेल, नमक और चीनी होती है। ठीक है, अब हम अथवा वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर है बी कि मोहन प्रतिदिन फल और सब्जियां खाता है। ये खाद्य पदार्थ उसे कैसे लाभ पहुंचाते हैं? एक ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम बताइए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फल और सब्जियां खाने से लाभ है, क्या है देखते हैं कि शरीर को विटामिन और खनिज प्रदान करती है, शरीर को स्वस्थ रखती है और रोगों से बचाने में मदद करती है, पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाती है। तो आयरन युक्त पदार्थ इसमें आप लिख सकते हैं कि पालक। ठीक है, यानी पालक में आयरन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वनस्पतियां प्राकृतिक संसाधन क्या है? घर पर जल संरक्षण में सहायक एक गतिविधि का नाम बताइए। ठीक है, तो देखते हैं प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए जल है, वायु है, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश, वन, ये सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और घर पर जल संरक्षण की एक विधि है कि नल का उपयोग न होने पर उसे क्या तुरंत बंद कर देना चाहिए। ठीक है, यानी जब नल का उपयोग ना हो तो जब जल का उपयोग ना हो तो हमें नल को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8 में है ए और बी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना, यानी ए और बी में से कोई एक करना है। तो यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन को करते हैं। चलिए ए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सामग्रियों को रुचिमय और रुचिहीन के रूप में वर्गीकृत कीजिए, यानी कि आपको इन्हीं में से क्या सिलेक्ट करके लिखना है। क्या है? लोहा है, तांबा है, कागज, लकड़ी, रबड़ और सोना, इनमें से आपको सिलेक्ट करके अलग अलग कैटेगरी बनाना है। तो यहाँ पर द्युतिमय यानी चमकदार वस्तुओं को हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें से कौन कौन हो सकता है? लोहा है, तांबा है, सोना है। और द्युतिहीन कौन सा है? जो चमकहीन हो, कागज है, लकड़ी है, रबड़ है। ठीक है, इस तरह से कि आपको सिलेक्ट करके लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन यानी कि बी पार्ट को हम देखते हैं कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं में से किसी एक का वस्तु में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पारदर्शी वस्तु में से जो है कांच, यानी कांच जिसको आर पार देख सकते हैं। पारभासी वस्तु बटर है, पेपर है। अपारदर्शी जो वस्तु हो लकड़ी है। ठीक है, पारभासी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप पेपर पे तेल लग जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यानी खंड घ में क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिए गए वाक्य को पूरा करिए, दिए गए विकल्पों में से चुनना। यानी देखिए हर में सब में जो रिक्त स्थान इसमें लास्ट में विकल्प दिया गया है, इन दोनों में से आपको क्या सिलेक्ट करके ही आपको फिल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पक्षियों के डैश है होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। इसमें क्या फिल करना है कि फेफड़े या पंख? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फिल कर लेना है क्या? फेफड़ा, इसमें आपको पंख फिल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे पंख। ठीक है, तो अब देखेंगे पक्षियों के पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। तो पहले में पंख हो जाएगा। दूसरा है ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके क्या? ऊँट मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप भर लेंगे मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ पर मरुस्थल भर लीजिएगा आप। चलिए तीसरे में देखते हैं। तीसरा क्या? मछलियाँ जल में कैसे की सहायता से सांस लेती हैं? तो किसके? पंख या गलफड़े? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलफड़े। ठीक है, तो यहाँ पर गलफड़े भर लीजिएगा। अगला क्या है कि जिस स्थान पर कोई जीव रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप भर लेंगे आवास। ठीक है, तो यहाँ पर आवास हो जाएगा। अगला कि कैक्टस का मोटा तना उसे क्या संग्रहित करने में मदद करता है? तो जल को। ठीक है, पांचवें में आप भर लेंगे जल। ठीक है, देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो आपको क्या है? पहले में हमने पंख भर दिया था, दूसरे में क्या है? मरुस्थल है, तीसरे में गलफड़े और चौथे में आवाज, पांचवें में जल। इस तरीके से आप फिल कर लीजिएगा। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने से मोटिवेशन हमें मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प होती है, आप अपने सारे सैंपल पेपर को कर लेते हैं जिससे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। 10 है मिलान करना है, यानी कि स्तंभ ए और स्तंभ बी को क्या आपस में इनके मिलान करना है। ठीक है, चलिए हम एक एक देखते हैं। तो यहाँ पर पहला है, यानी कि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को हम कैसे मापते हैं? तो कैसे करते हैं? किलोमीटर। तो इसको आप
पहले का बी से मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है कि सिक्के की मोटाई, तो सिक्के की मोटाई कैसे मापते हैं, ये हो जाएगा आपके डी से, यानी कि मिलीमीटर से, ठीक है। तीसरा क्या है कि यह एक मानक इकाई नहीं है, तो कौन से किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये ई के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। चौथा क्या है, एक रबड़ की लंबाई कैसे मापते हैं, तो ये सेंटीमीटर में, ठीक है। और विद्यालय के मैदान की जो लंबाई कैसे करते हैं, मीटर में। तो आप इस तरीके से क्या है आप इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। यानी कि पहले में क्या कर लेना है, बी कर लेना है, और दूसरे में आपको क्या भर लेना है, डी वाले पे कर लेना है, और तीसरे में आपको क्या है ई के साथ मिलान कर लेना है, और चौथे वाले को आपको ए से मिलान कर लेना है, और पांचवें को मिलान कर लेना है सी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 11 की एक अथवा दो में से किसी एक का उत्तर देना, यानी कि पहले और दूसरे दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का उत्तर देना। तो यहाँ पर हम क्या पूरे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो पहले का ए है कि रवि का परिवार खरीदारी करते समय कपड़े के थैले ले जाता है, इससे प्रकृति को किस प्रकार लाभ होता है। उत्तर है कि कपड़े के थैले प्रयोग करने से प्लास्टिक का उपयोग कम होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण घटता है और पशु पक्षियों तथा मिट्टी की रक्षा भी होती है। बी है इसका कि हमें वनों की रक्षा क्यों करनी चाहिए, कोई दो बिंदु आप लिखना है। तो वन अनेक जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास है, वन ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं तथा मिट्टी के कटाव को क्या रोकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या है अब हम अथवा वाले क्वेश्चन को करते हैं। अथवा में दूसरे का पहला, यानी सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसे किन्हीं तीन बिंदुओं पर समझाइए। तो उत्तर है कि सूर्य प्रकाश प्रदान करता है, सूर्य ऊष्मा देता है जिससे जीवन संभव है, सूर्य के प्रकाश से पौधे प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पर बी वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वृक्षों को प्रकृति का खजाना क्यों कहा जाता है। उत्तर है कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन, फल, लकड़ी, औषधियाँ और छाया प्रदान करते हैं तथा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, इसलिए उन्हें क्या है प्रकृति का खजाना कहा जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर क्या खंड अंगे वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। 12 क्वेश्चन है कि लंच ब्रेक के दौरान अनन्या उतना ही खाना लेती है जितना वह खा सकती है, वह बचा हुआ खाना अपने दोस्तों के साथ बांट लेती है और कभी भी खाना फेंकती नहीं है। अब आपको क्या है पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी ए या बी का, यानी कि अनन्या में कौन सी अच्छी आदत है और हमें भोजन को क्यों नहीं बर्बाद करना चाहिए, कोई एक क्या है बिंदु आपको बताना था। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि अनन्या में कौन सी अच्छी आदत है, तो उत्तर है कि अनन्या भोजन की बर्बादी नहीं करती है तथा भोजन को दूसरों के साथ बांटने की अच्छी आदत रखती है। बी है कि हमें भोजन क्यों नहीं बर्बाद करना चाहिए, कोई एक बिंदु है लिखना आपको है। तो भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि भोजन मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों और किसानों की मेहनत से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब नीचे क्या है दो क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि सी और डी, इनमें से कोई एक करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सी में क्या कहा जा रहा है कि कोई दो बिंदु सुझाइए, यानी अतिरिक्त भोजन का हम क्या कर सकते हैं जो अभी भी खाने के लिए सुरक्षित है, यानी कि हमारे पास जो अतिरिक्त भोजन बच गया है और जो अभी भी खाया जा सकता है, तो उस भोजन को हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं, दूसरा परिवार, मित्रों या पड़ोसियों के साथ भी बांट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन देखेंगे, यानी डी, अनन्या का व्यवहार उचित आहार को कैसे दर्शाता है। उत्तर है कि अनन्या आवश्यकता के अनुसार भोजन लेती है, भोजन की बर्बादी नहीं करती और भोजन साझा करती है, यह जिम्मेदार एवं उचित भोजन संबंधी आदतों को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13 क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि नीना एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास लाई और देखा कि वे एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे, फिर वह दो उत्तरी ध्रुवों को आमने सामने लाई, ठीक है। अब इसी के आधार पर आपको ए और बी के आंसर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए उत्तर है क्या
कि जब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास लाया गया तो क्या हुआ, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। दूसरा कि जब दो उत्तरी ध्रुवों को एक साथ लाया जाता है तो यह चुंबकों का कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि दूर धकेलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी में क्या सी और डी में से कोई एक उत्तर करना है, तो यहाँ पर हम दोनों करेंगे। तो चलिए पहले सी को देखते हैं। यदि नीना गलती से चुंबक गिरा देती है तो उसके ध्रुवों का क्या होगा। उत्तर, चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बने रहते हैं, लेकिन बार बार गिराने से उसकी चुंबकीय शक्ति कम हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अथवा वाले क्वेश्चन में क्या है कि दैनिक जीवन में चुंबक के दो व्यवहारिक उपयोग बताइए। तो पहला कि कंपास में दिशा ज्ञात करने के लिए, फ्रिज के दरवाजे को बंद रखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम 14 नंबर को क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 14 है यहाँ पर कि एक गतिविधि के हिस्से के रूप में छात्र एक मेले में गए और अपने आसपास की विभिन्न गतिविधियों का उन्होंने अवलोकन किया। तो एक साइकिल का घूमता पहिया देखा, एक झूला झूलता एक बच्चा, सीधी सड़क पर चलती एक गाड़ी, एक गोल घूमता हुआ झूला। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर नीचे जो पूछे गए जो प्रश्न है इनके आंसर आपको देना है कि यानी कि पहला है कि ए कि कौन सी वस्तु दोलन गति दर्शाती है, कौन सी वस्तु दोलन गति दर्शाती है। तो देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि झूला झूलता हुआ बच्चा। ठीक है, और दूसरा आपको बताना था बी वाले में सत्य असत्य आपको बताना था क्या, एक सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी की गति रैखिक गति का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या बताना है, ए और बी सी और डी में से कोई एक करना है। तो यहाँ पर हम दोनों करते हैं। सी देखते हैं कि किसी वस्तु को गति में कब कहा जाता है। उत्तर है कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तब उसे गति में कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, डी का है कि दिए गए अनुच्छेद से उपयुक्त उदाहरण देकर वृत्ताकार गति को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि वृत्ताकार के बारे में कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्ताकार गति कहते हैं, जैसे मेरी गो राउंड यानी कि गोल जो झूला होता है उसके बारे में। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं कि विज्ञान से संबंधित एक गतिविधि के दौरान छात्रों ने विभिन्न वस्तुओं को एकत्र किया और उन्हें बनाने में प्रयुक्त सामग्रियों के अनुसार समूहों में वर्गीकृत किया। ठीक है, जैसे ये वस्तु हो गई और ये सामग्री हो गई। अब आपको बताना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे ए का दे रखा है कि सूची में कौन सी वस्तु रबड़ से बनी, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि जो कौन सी ऐसी वस्तु है रबड़ से बनी। यानी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो चम्मच स्टील से बना है, रबड़ जो है इरेजर यानी कि रबड़ से बनता है, मेज लकड़ी से बनती है, बोतल प्लास्टिक से। तो इसी पे आधारित आपको जो क्वेश्चन है इसके आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए तो सूची में आपको बताना है कि कौन सी वस्तु रबड़ से बनी है। तो ये रबड़ से, ठीक है, इरेजर। चम्मच बनाने में प्रयुक्त सामग्री का नाम बताइए। तो ये चम्मच स्टील से बनते हैं। सी और डी में से कोई एक करना है। तो यहाँ पर हम दोनों करेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह। तो सी क्वेश्चन है कि हम वस्तुओं को उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर क्यों वर्गीकृत करते हैं, कोई दो कारण बताइए। तो उत्तर है कि वस्तुओं के गुणों को समझने में सुविधा होती है, किसी कार्य के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर डी वाले क्वेश्चन को करते हैं जो अथवा वाला है। क्या कहा जा रहा है कि दिए गए अनुच्छेद में से एक ऐसी दो वस्तुओं की पहचान कीजिए जो मानव निर्मित सामग्री से बनी है। तो इसमें एक चम्मच हो जाएगा, प्लास्टिक की बोतल और भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अपनी कोई राय है, आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा, क्योंकि आज की पढ़ाई, ठीक है, आज की पढ़ाई आपका भविष्य बदल सकती है। मेहनत आज की, असफलता कल की। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार बच्चों।